ओमान में अमेरिका और ईरान के बीच में जो बातचीत हुई है, क्या उस बातचीत से एक गुड न्यूज मिलने वाली है? क्या इस बातचीत से एक अच्छी खबर मिलने वाली है? क्या एक ब्रेक थ्रू सामने आने वाला है? क्योंकि दोनों ही पक्षों ने इस बातचीत के बाद भविष्य के लिए एक सकारात्मक संदेश, एक पॉजिटिव संकेत दिया है। आज इस कार्यक्रम को अंत तक देखिएगा दोस्तों, क्योंकि आज हम सिर्फ यह बातचीत नहीं करने वाले हैं कि ओमान में दोनों पक्षों के बीच जो बातचीत हुई उसमें क्या सामने उभर कर आया। आज हम उस अहम सवाल का जवाब देंगे कि आखिर अमेरिका और ईरान जानी दुश्मन क्यों है। मगर उससे पहले मैं आपको बतलाने वाला हूं कि ओमान में जो बातचीत हुई उससे क्या संकेत उभर कर आए हैं आपके स्क्रीन पर। ओमान में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत। ईरान और अमेरिका ने हाल ही में ओमान में ओमानी विदेश मंत्री की मध्यस्थता में सकारात्मक और रचनात्मक तरीके से परोक्ष बातचीत की, जिसका मकसद ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी चिंताओं को सुलझाना था। इन बातचीतों में ईरान की तरफ से विदेश मंत्री अब्बास अरागची और अमेरिका की तरफ से स्पेशल ऑनवॉय स्टीव विटकॉफ शामिल थे। बातचीत का फोकस ईरान पर लगे प्रतिबंधों में राहत देने और उसके परमाणु गतिविधियों को कंट्रोल करने का था। दोनों पक्षों ने इस बातचीत पर सहमति जताई कि बातचीत अगले हफ्ते भी जारी रखी जाएगी और यह बातचीत परोक्ष रूप से ही जारी रहेगी। यानी कि सरल शब्दों में कहा जाए दोस्तों, यह बातचीत टूटी नहीं है और दोनों ही देश ये कह रहे हैं कि यह बातचीत रचनात्मक और आने वाले दिनों के लिए एक अच्छा संकेत यानी गुड न्यूज दे रहे हैं। तो क्या हम चमत्कार की उम्मीद कर सकते हैं? क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच में आने वाले दिनों में एक सहयोग बनेगा या एक ब्रेक थ्रू बनेगा? और स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, ये शख्स यानी इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ये किसी भी सूरत में नहीं चाहते हैं। दूसरी तरफ अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो वो पहले ही पूरी दुनिया से पंगा ले चुके हैं टैरिफ के जरिए। कहने को उन्होंने चीन को छोड़ के बाकी देशों पर 90 दिनों के लिए रोक लगा दी है टैरिफ को लेकर। सिर्फ 10% टैरिफ लगेगा। मगर आप भी जानते हैं, अंग्रेजी में कहावत है हैंड्स फुल, यानी कि अमेरिका हैज इट्स हैंड्स फुल, यानी कि वो इस वक्त इतना उलझा हुआ है टैरिफ के मुद्दे पर, आर्थिक मोर्चे के मुद्दे पर, कि वो ईरान से टकराव का एक मोर्चा नहीं खोलना चाहता। टकराव की वजह है ईरान का परमाणु कार्यक्रम। आज मैं आपको बतलाने वाला हूं कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम कहां कहां से गुजरा और आखिर क्या वजह है कि अमेरिका और ईरान जानी दुश्मन है। सबसे पहले हमारी निगाह परमाणु कार्यक्रम पर एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा दोस्तों। ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल नागरिक उद्देश्यों के लिए है। ईरान इस बात पर जोर देता है कि वो परमाणु हथियार विकसित करने की कोशिश नहीं कर रहा। लेकिन दुनिया भर के परमाणु कार्यक्रम पर नजर रखने वाली संस्था अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA और अन्य देश ईरान के इस दावे से सहमत नहीं है। साल 2002 में जब ईरान के गुप्त परमाणु ठिकानों का पता चला, उसी समय उसके मकसद पर शक पैदा हुआ था। इसी के बाद से परमाणु अप्रसार संधि यानी NPT समझौता टूट गया, जिस पर ईरान समेत लगभग अन्य सभी देशों के हस्ताक्षर थे। NPT सैन्य मकसद के अलावा अन्य शांतिपूर्ण जरूरतों के लिए परमाणु तकनीक के इस्तेमाल की अनुमति देता है। संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका और यूरोपीय संघ ने साल 2010 से ईरान पर व्यापक आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, क्योंकि उन्हें संदेह था कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम का इस्तेमाल परमाणु हथियार बनाने के लिए कर रहा है। उसके बाद दोस्तों 2015 आता है। 2015 में अमेरिका ईरान के साथ एक संधि करता है, जो 2018 में जाकर ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के साथ टूट जाती है। आपके स्क्रीन पर साल 2015 में ईरान और 6 वैश्विक ताकतें, जिसमें अमेरिका, चीन, फ्रांस, रूस, जर्मनी और ब्रिटेन शामिल हैं, ये देश कई साल की बातचीत के बाद JCPO पर सहमत हो गए। लेकिन अमेरिका साल 2018 में इससे अलग हो गया। यानी कि हर गुजरते दिन के साथ दोस्तों अमेरिका और ईरान के बीच तनाव पैदा हो जाता है। आपके जहन में सवाल होगा कि अगर ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाया तो उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह थी 1980। जी हां, 1980 को शुरू हुआ था ईरान और इराक के बीच में युद्ध, जो करीब 8 सालों तक चला था। इस युद्ध में अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को पूरा समर्थन दिया था दोस्तों।
नतीजा ये कि 8 साल बाद जब यह युद्ध खत्म होता है, जिसमें कम से कम 5 लाख लोग मारे जाते हैं, ईरान को लगता है कि उसे अपनी रक्षा के लिए परमाणु जखीरा या परमाणु असला पैदा करना पड़ेगा, ताकि भविष्य में एक बार फिर सद्दाम उन पर हमला ना कर सके। यही है जड़ ईरान के परमाणु कार्यक्रम की। हालांकि विडंबना देखिए कि जिस अमेरिका ने सद्दाम हुसैन का समर्थन किया था, वही अमेरिका वजह बन गया सद्दाम हुसैन के फांसी पर चढ़ने की, क्योंकि जब अमेरिका पर 9/11 के हमले होते हैं तो अमेरिका सद्दाम हुसैन पर हमला बोल देता है, इराक को नेस्तनाबूद कर देता है। नतीजा आपके सामने दोस्तों, सद्दाम हुसैन एक सुरंग से मिलते हैं, अमेरिकी सैनिक उन्हें पकड़ते हैं और कुछ दिनों बाद उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। मगर इससे पहले ही ईरान के परमाणु कार्यक्रम की नींव पड़ चुकी थी। दुनिया ही मान रहा था कि ईरान के इरादों पर विश्वास नहीं किया जा सकता, ईरान की बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता कि वो परमाणु बॉम्ब का विकास नहीं कर रहा है। हालांकि ईरान के आयतुल्ला ये स्पष्ट कर चुके थे कि परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल बॉम्ब बनाने के लिए नहीं होगा। उनका फतवा बदस्तूर इस बारे में था। ईरान हमेशा इस फतवे का हवाला देता रहा है। मगर यह मत सोचिए कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव जो है वो 2002 से शुरू हुआ, नहीं, इसकी नींव रखी गई थी 1953 में। आपकी स्क्रीन पर यह हैं ईरान के पूर्व प्रधानमंत्री मोहम्मद मुसद्दीक। कौन है मोहम्मद मुसद्दीक दोस्तों? मोहम्मद मुसद्दीक वो शख्स हैं जो ईरान के प्रधानमंत्री थे और CIA ने इनका तख्ता पलट कर दिया और उनकी जगह रजा पहलवी को ईरान के प्रधानमंत्री बना दिया। इसके बारे में BBC क्या कहता है और उन्होंने एक बहुत ही शानदार लेख पेश किया है, वो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। अमेरिका के साथ ईरान की दुश्मनी का पहला बीज पड़ा 1953 में, जब अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने ब्रिटेन के साथ मिलकर ईरान में तख्ता पलट करवा दिया। निर्वाचित प्रधानमंत्री मोहम्मद मुसद्दीक को गद्दी से हटाकर अमेरिका ने सत्ता ईरान के शाह रजा पहलवी के हाथ सौंप दी। इसकी मुख्य वजह थी तेल। धर्मनिरपेक्ष नीतियों में विश्वास रखने वाले ईरानी प्रधानमंत्री ईरान के तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण करना चाहते थे। वो ईरानी शाह की ताकत पर भी लगाम लगाना चाहते थे। यह पहला मौका था जब अमेरिका ने शांति के दौर में किसी विदेशी नेता को अपदस्थ किया था। इस घटना के बाद इस तरह से तख्ता पलट अमेरिका की विदेश नीति का हिस्सा बन गया और इसने 1989 के इस्लामी क्रांति की नींव रख दी। दोस्तों, ईरान के प्रधानमंत्री मोहम्मद मुसद्दीक का जो तख्ता पलट हुआ था ना, उस तख्ता पलट ने कहीं ना कहीं अमेरिका को बुरी तरह से एक्सपोज किया था, क्योंकि मोहम्मद मुसद्दीक वो शख्स थे जो सेक्युलर थे, धर्मनिरपेक्ष थे, लोकतंत्र को बढ़ावा देना चाहते थे, मगर वो तेल का राष्ट्रीयकरण चाह रहे थे। अमेरिका को बाजी हाथ से निकलती दिखाई दे रही थी। उसे लग रहा था कि इस वक्त ईरान के तेल पर जो उसका एक छत्र राज है वो खत्म हो जाएगा। उन्होंने इस शख्स का तख्ता पलट करा दिया। मगर उसके बाद 1989 में ईरान में इस्लामी क्रांति आती है और उसके जनक होते हैं ये शख्स आयतुल्ला खोमेनी। मैं आपको एक बहुत ही पुराना वीडियो क्लिप दिखाना चाहता हूं दोस्तों। मैं चाहूंगा आप इस वीडियो क्लिप को देखें और इस वीडियो क्लिप में आप देखिएगा कि उस वक्त हालात क्या थे। उस इस्लामी क्रांति का परिणाम यह था कि अमेरिकी दूतावास पर ईरानियों ने हमला कर दिया था, कई अमेरिकियों को गिरफ्तार कर लिया था और यह बंधक संकट कम से कम 2 साल चला था। अमेरिकी दूतावास में हमला और उसके बाद बंधक संकट, उसने अमेरिका और ईरान के संबंधों को हमेशा के लिए बदल दिया था। देखिए यह छोटा सा क्लिप। It was burned Tuesday evening outside the embassy's gates. To the Iranian demonstrators who set fire to it, this was a symbol of victory. 2 days earlier, several hundred young people, mainly students at Tehran University, had taken over the embassy. We are not occupiers, they said. We have thrown out the occupiers. But instead of chasing all the Americans out of the compound, the Iranians imprisoned them in a building somewhere on these grounds. They have been hostages ever since. This morning, for the first time since the hostages were put under lock and key, one of the captives, blindfolded, was brought out into the open. He is Harry Rosen, the embassy's press attaché. He was turned to face reporters and cameramen and several hundred Iranian demonstrators outside the embassy's gates.
Yankee, go home, they cried, but they made no attempt to harm him. Eventually, he was led back to join the other captives who have been kept out of sight. But this young woman was released a few hours after the embassy was seized Sunday. She worked there as a low-level interpreter. She is an Iranian who spent time studying in the United States, and her name is Fareshta Imami. And she recalls how the embassy fell. You were at the embassy when it was taken over on Sunday. Yes, I was. What happened? About 10:15, a group of demonstrators came in front of the building, in front of the embassy compound, and they walked in. They walked in? They actually Did walked anyone in. try to stop them? No, I don't believe so. Because? They said that they just wanted to stage a sit-in, and What they didn't happened want to next? harm anyone. They came in front of the chancellery. We saw them through the window. They had a banner saying, "We don't want to harm anyone, we just want to stage a sit-in." How did the people at the embassy react to that, the guards? We were taken on the second floor, maximum security floor, and we were given tear gas masks, and we were told to stay calm. What happened after that? A couple of hours went by and we heard a siren. When I asked one of the Marines what had happened, they said that they had stormed the building. They, meaning the students? The students, yes. They What came happened? inside the What building. happened after that? Well, they came behind the door where we were held, and they said, if you all get out, and if you don't resist, we will not harm anyone. और इसकी जिम्मेदारी इस शख्स के कंधे पर थी, ईरान के सुप्रीम लीडर खोमेनी। इससे पहले कि मैं आपको 1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन के बारे में बताऊं दोस्तों, एक बार फिर आप सबसे अपील कि आप मेरे कार्यक्रमों को देखने के लिए सिर्फ मोबाइल फोन पर नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, खुद मेरे चैनल में जाइए, मेरे कार्यक्रमों को खंगालिए। मैं दिन में कम से कम 3 कार्यक्रम करता हूं दोस्तों, रहिए अपडेटेड, और हां, मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिए और मेरे हाथ मजबूत कीजिए। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। तो हम बात कर रहे हैं 1979 के इस्लामिक क्रांति की, और इस कार्यक्रम का मकसद यह है कि आखिर क्यों अमेरिका और ईरान एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। हम बात करते हैं 1979 की। खोमेनी के नेतृत्व में शाह के खिलाफ ईरान में असंतोष की बयार ने क्रांति का रूप ले लिया। देश में महीनों तक धरना, प्रदर्शन, हड़ताल होने लगे। आखिरकार 16 जनवरी 1979 को ईरानी शाह मोहम्मद रजा पहलवी को देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। 2 सप्ताह बाद 1 फरवरी 1979 को ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता के रूप में आयतुल्लाह खोमेनी निर्वासन से लौटे। तेहरान में उनके स्वागत के लिए 50 लाख लोगों की भीड़ उमड़ी। फिर एक जनमत संग्रह हुआ और 1 अप्रैल 1979 को ईरान को एक इस्लामी गणतंत्र घोषित कर दिया गया। जैसे कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं दोस्तों, 52 अमेरिकियों को 1979 में बंधक बनाया गया था और ये 2 साल तक बंधक बने रहे थे। इस घटनाक्रम ने भी दोनों के रिश्तों को और बिगाड़ दिया था। इस तरह से अमेरिका और ईरान एक दूसरे के जानी दुश्मन बनते जा रहे थे। और फिर शुरू होता है ईरान और इराक का युद्ध। 1980 में 5 लाख लोग मारे जाते हैं, जिसका जिक्र मैं आपके सामने कर चुका हूं, और इसी के बाद जन्म होता है ईरान के परमाणु कार्यक्रम का। बीबीसी इस बारे में क्या कहता है आपके स्क्रीन पर। परमाणु कार्यक्रम का जन्म वही समय था जब ईरान ने परमाणु बॉम्ब की संभावनाओं को देखना शुरू कर दिया था। ईरान ने परमाणु कार्यक्रम पर जो काम करना शुरू किया था वो 2002 तक छुपा रहा। अमेरिका का इस इलाके में समीकरण बदला, इसीलिए नाटकीय परिवर्तन देखने को मिला। अमेरिका ने न केवल सद्दाम हुसैन को समर्थन करना बंद किया, बल्कि इराक में हमले की तैयारी शुरू कर दी। कहा जाता है कि अमेरिका के इस विनाशकारी फैसले का अंत ईरान को मिले अहम रणनीतिक फायदे से हुआ। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने स्पष्ट कर दिया था कि ईरान जो है वो एक्सिस ऑफ ईविल का हिस्सा है, और इसके बाद ये कड़वाहट और बढ़ती गई। और फिर सामने आता है ट्रंप फैक्टर। ट्रंप जो 2016 में जब पहली बार राष्ट्रपति बने थे, तो जो संधि थी ईरान के साथ, उसे उन्होंने 2018 में तोड़ दिया और इससे संबंध और बिगड़ गए। और बात यहां नहीं रुकती है दोस्तों।
आपके स्क्रीन पर ईरानी सेना अधिकारी की हत्या। ईरान के सबसे ताकतवर सैन्य कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की अमेरिकी हवाई हमलों में मौत के बाद एक बार फिर दोनों देशों की दुश्मनी अपने चरम पर पहुंच गई और फिर प्रवेश होता है ट्रंप फैक्टर का। अमेरिका में चुनाव आया और ट्रंप ने इस समझौते को रद्द कर दिया। ट्रंप प्रशासन ने 2018 में ईरान पर नए प्रतिबंध लगा दिए। यहां तक कि ट्रंप ने दुनिया के देशों को धमकी देते हुए कहा कि ईरान से व्यापार जो करेगा वो अमेरिका से कारोबारी संबंध नहीं रख पाएगा। इसका नतीजा यह हुआ कि ईरान पर अमेरिका और यूरोप में खुलकर मतभेद सामने आ गए। यूरोपीय यूनियन ने ईरान के साथ परमाणु समझौते को बचाने की कोशिश की, लेकिन ट्रंप नहीं माने। ईरानी क्रांति के बाद पिछले 4 दशकों में ईरान और अमेरिका के बीच अदावत के कई नाजुक मोड़ आए हैं और ये नाजुक मोड़ इतने खतरनाक है दोस्तों कि कई बार हम मिडिल ईस्ट में 3rd वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ चले हैं। और यहां पर इस व्यक्ति का किरदार यानी कि इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का किरदार बहुत ज्यादा विवादास्पद हो जाता है। यह शख्स जो ईरान के साथ युद्ध चाहता है, मगर ट्रंप ने फिलहाल फुल स्टॉप लगाया हुआ है, यह कहा जाए कुछ देर के लिए पूर्ण विराम लगाया हुआ है। आने वाले दिनों में क्या होगा हम नहीं जानते दोस्तों, मगर हम यही उम्मीद करते हैं कि जो ओमान में बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ है वो आगे भी जारी रहेगा और बात वहां नहीं रुकेगी। दोनों देशों के बीच में समझौता होगा क्योंकि कहीं ना कहीं भारत इसके साथ जुड़ा हुआ है। आप जानते हैं ईरान का जो चाबहार बंदरगाह है वो समक्ष यूरोप के लिए, भारत के लिए दरवाजे का काम करता है। ईरान के साथ हमारे पारंपरिक तौर पर बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। ऐसे में अगर ईरान के साथ युद्ध शुरू हो जाता है तो इसका नुकसान कहीं ना कहीं भारत को भी है और हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।